संगीत रागी जी एक टिप्पणी आपकी, आशुतोष जी उसके बाद। अब जितने लोग इस्तीफा दे रहे हैं माना जा रहा है सब बीजेपी के साथ आते हुए चले जाएंगे। तो पहले तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने चले थे, अब कांग्रेस युक्त बीजेपी नहीं बदलती हुई चली जा रही है, जैसे जैसे ये खबरें बढ़ती हुई चली जाएंगी तब। देखिए, महाभारत में मैं बार बार कह रहा हूं, महाभारत में भगवान कृष्ण कर्ण को भी जो है वो पांडवों के खेमे में लाने की कोशिश किए थे। तो मैं मानता हूं कि 2024 का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव एक भारत की दशा और दिशा तय करेगी आने वाले दिनों में, और इसलिए शकुनियों और दुर्योधनों को राजनीतिक तौर पर परास्त करने के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो सब जायज है। महाभारत में भीष्म पितामह हो, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो गुरु द्रोण हो, चाहे वो दुर्योधन हो, सबको मारने के लिए भगवान कृष्ण ने कुछ न कुछ प्रयोग किया। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ही विकल्प है, या तो वो मैदान छोड़ करके इन शकुनियों के हाथों में सत्ता सौंप दे, दुर्योधनों के हाथों में सत्ता सौंप दे, जो 70 साल तक भारत की विरासत और वैभव को नष्ट कर दिया, आंशिक इस्लामीकरण के रास्ते पर ले जाकर के छोड़ दिया, भारत की पूरी सारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। ऐसे हाथों में भारत को दिया जाए, या नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से भारत की वैभव और विरासत को 10 साल में संभाल करके खड़ा किया है, उस विरासत को और त्वरित गति से आगे ले जाया जाए। एक दूसरी बात जो कह रहे थे मेरे भाई बहन की पॉलिटिकल कल की रैली नहीं थी, वो तो पूरी पॉलिटिकल ही रैली थी। तीसरी बात मैं कहना चाहूं, भीड़ से कोई मतलब नहीं है। भीड़ देख के डर गए हैं आप लोग। नहीं, सुनिए 10 सेकंड दीजिए, डर गई है 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। ये दोनों बउआ जो थे, जब उत्तर प्रदेश में जाते थे तो बड़ी भीड़ आया करती थी, और चुनाव में आपने देखा होगा कि विधानसभा में भी साफ हो गए, लोकसभा में भी साफ हो गए। तो भीड़ का कोई बहुत मायने, ये बुलाई गई भीड़ थी, ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। पटना के गांधी मैदान में जो रैलियां हैं हम लोग बचपन से देखते आए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें निहितार्थ लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी की, आप बात करते हैं, जो सुधांशु जी ने कहा उसके पक्ष में कम से कम 50 गिनाए जा सकते हैं, सैकड़ों गिनाए जा। भारत ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो आएंगे, भारत के विकास के व्याकरण को बदल दिया है। आप कोई भी इकोनॉमी सरकारी नौकरियों के आधार पर खड़ी नहीं हो सकती है। पूरी दुनिया में जितनी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग से हो गया ना फिर आपका। नहीं, ये एक्सक्यूज नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था को देख लीजिए, वो जापान ट्रेडिंग अर्थव्यवस्था से मैन्युफैक्चरिंग में आया तब विकसित हुआ। यही चीन की स्थिति थी। आज की स्थिति आप देखिए, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो मोबाइल क्षेत्र हो, एक भी सेक्टर आप निकाल कर दे दीजिए। 2004 से 14 की तुलना कर लीजिए और 2014 से 23 की तुलना कर दे, फिर आपको पता लग जाएगा कितना बड़ा परिवर्तन आया। दिखा सकते हैं आशुतोष जी आपके पास आते हुए, यूपीए की तुलना में मोदी सरकार ने 150% से ज्यादा रोजगार लोगों को दिया है। अलग अलग सेक्टर्स में इसका दावा किया जाता है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है क्या 1 महीने बाद होने वाले चुनाव में? देखिए, चुनाव तो 2 महीने बाद है, तो जाहिर सी बात है जो सरकार के समर्थक होंगे वो बहुत बड़े बड़े दावे करेंगे, इतने बड़े बड़े दावे करेंगे खुद उनको भी उन पर यकीन नहीं होगा। तो उस बहस में मत जाइए। आप हमारे यहाँ जो सीएमआई का डेटा उसको ही उठा के देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। अगर चलो उस पर भी यकीन नहीं है, तभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कांस्टेबल भर्ती थी उसमें कितने आवेदन आए थे और कितनी कितनी सीटें थी, उससे ही आप अंदाजा लगा लीजिए। देखिए, ये सब बातें चुनाव तक हैं तो झूठ भी बोला जाएगा, सच भी बोला जाएगा, सच झूठ को मिला के अर्धसत्य भी पैदा करने की कोशिश की जाएगी। मुझे उससे मतलब नहीं है। किसकी ओर से? बेसिक बात क्या, किसकी ओर से? अब ये मुझसे मत कहलवाई किसकी तरफ से। सच्चाई क्या है कि जब आप बड़े बड़े दावे करते हैं, वो किसकी तरफ से है? ये कहना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आज की तारीख में हालत क्या है। 10 साल हो गए, 10 साल के अंदर क्या हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सुधरी है या गिरी है? हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग गिरी है। पूरी दुनिया इस बारे में रिसर्च कर रही है कि भारत में जॉबलेस ग्रोथ कैसे हो रही है। पूरी दुनिया इस बारे में रिसर्च कर रही है। अगर आप किसी भी इकोनॉमिस्ट का एक आर्टिकल उठा के पढ़ लीजिए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय, और आजकल चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स का बहुत स्वागत करते, एक समाना था जब नहीं करते थे, लेकिन अब टाइम मैगजीन में कुछ छपता था तो अलग तरीके की प्रतिक्रिया होती थी और अब अलग तरीके की। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज की तारीख में दुनिया की भारत की अर्थव्यवस्था तब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कम से कम 10% की ग्रोथ ना करें।
और अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो इस वक्त जो हालत है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, उसकी बहुत बुरी हालत है। मैं अभी जो प्रियंका जी ने एक बात की, उसमें दम है कि भारत के अंदर ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग हो कहां रही। आप बेसिकली असेंबलिंग कर रहे हैं। असेंबलिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप वियतनाम से अपनी तुलना कर लीजिए, बांग्लादेश से अपनी तुलना कर लीजिए, बाकी जो साउथ ईस्ट कंट्री उनसे अपनी तुलना कर लीजिए, आपको फौरन अंदाजा लग जाएगा। तो मेरा कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर सब कुछ सही है तो बेरोजगारी के आंकड़े सरकार क्यों नहीं पब्लिक करती है? अगर सब कुछ सही है तो किसानों की आत्महत्या होती उसके आंकड़े क्यों नहीं पब्लिक करती है? आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले सीएमआई का डेटा आया, नेसो का डेटा आया था और यह कहा गया था कि 45 साल की सबसे ऊंचे स्तर पर बेरोजगारी है। सरकार ने चुनाव तक उस डेटा को मानने से इनकार कर दिया था और चुनाव के बाद दबे शब्दों में उन्होंने मान लिया था। आज की तारीख में भारत सरकार के दिए हुए डेटा और आंकड़े, अभी पिछले हफ्ते जो कॉलम आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में स्वामीनाथन अंकलेश्वरैया जो देश के बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, उसको पढ़ लीजिए और दुनिया आज की तारीख में भारत सरकार के दिए हुए आंकड़ों पर यकीन नहीं करे। ये सबसे तकलीफदेह स्थिति है। कभी भी भारत के आंकड़ों के ऊपर कभी भी दुनिया में पहले किसी तरह का शक नहीं किया। अब गंभीरता से उस पर शक किया जा रहा। तो जो कुछ भी है, ये भारत हम सबका देश है, इसलिए आंकड़े कम से कम उसमें सत्यता होनी चाहिए और अगर उसके आंकड़ों में सत्यता अगर नहीं होगी तो फिर देश के बारे में बहुत मुश्किल होगा लोगों को। सुधांशु जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन संगीत जी पहले रिप्लाई करना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, मुझे तो पहले एक थोड़ा सा लाइटर नोट पे टिप्पणी करने की इच्छा कर रही थी। आशुतोष जी किस तरफ हैं? वो अरविंद केजरीवाल की तरफ खड़े हैं या लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हैं या राहुल गांधी के साथ खड़े हैं? देखिए, ये जो जितना मैं सुन लीजिए, धैर्य रखिएगा। यदि 54,000 जिसको कहते हैं 1000 किलोमीटर यदि हाईवे का निर्माण हो रहा है तो उसमें तो जॉब तो मिला ही नहीं होगा, वो तो जॉबलेस ग्रोथ रहा होगा। यदि स्पीड आपकी दुगनी हो जा रही है, चाहे वो एयरपोर्ट जो है वो 74 था, 169 यदि बन जा रहा है, 174 बन जा रहा है, तो वहां पर तो कोई एम्प्लॉयमेंट रहा नहीं होगा। अरे आप दिखाइएगा, ये सब मत मुझे दिखाइए। आंकड़ों की दिक्कत क्या होती है कि जब पॉलिटिकल पार्टियां हारती हैं तो कहती हैं हमारा परसेंटेज में वोट बढ़ा है, और जब जीतती हैं तो संख्या में बात करती है। तो इस देश में इकोनॉमिस्टों की एक बड़ी लंबी सूची है, जो भारतीय जनता पार्टी से उतनी ही प्यार करती है कि उनके कॉलम जो है उनके विरोध में लिखे जाते हैं, और ये पूरा ये सिंडिकेट काम करता है। बस 10 सेकंड में देखिए, आप चाहे जितना नैरेटिव खड़े कर लें, लेकिन जनता जो है आपके नैरेटिव, आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब है, अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी इतनी खराब हो चुकी है कि जनता उनकी नैरेटिव पर अब ध्यान नहीं दे रही है। अब मोदी की गारंटी पर लोग खड़े हैं। प्रियंका जी आ रही हूं। आशुतोष जी देखिए, मैंने तो अभी एक आर्टिकल निकाल के दिखाया जिसमें लिखा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्केल से न्यू नॉर्मल। देखिए, दुनिया में इस वक्त भारत की जगहसाई एक मसले को लेकर हो रही है। ये नीति आयोग के पता नहीं कौन से चेयरमैन या सीईओ हैं जो कह रहे हैं भारत में गरीबी सिर्फ 5% बची। चलिए मेरे साथ निकलिए, मैं दिल्ली में आपको दिखा देता हूँ। अपने घर से बाहर तो निकलिए संगीत रागी जी, इतना मजाक मत उड़ाइए हिंदुस्तान भाई, हम घर से बाहर ही निकले हुए हैं सर, हम घर से ही बाहर निकले हुए हैं। मैं तो इतना जानता हूं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को सैलरी दे पाने की उसमें क्षमता नहीं है। 12 ऐसे कॉलेजेस हैं जिसको वो सैलरी नहीं दे पा रही है, और दूसरी तरफ कह रही है कि भाई हम तो इतने बड़े काम कर रहे हैं। आज ही अरविंद केजरीवाल जी का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। जी देखिए, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। और ये तो नीति आयोग के सीईओ है कह रहे हैं, मतलब भारत में सिर्फ 5% ही गरीब है। ये कौन मानेगा? जो सुन रहा है हंस रहा है दुनिया में इस बात को लेकर। एक दूसरे इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है सुरजीत भल्ला, वो कह रहे हैं, वो सरकार के बहुत बड़े वो है, वो क्या कह रहे हैं, भारत में सीवियर पॉवर्टी जो सिर्फ 2% बची हुई। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सरकार को खुश करना है तो कोई भी आंकड़े दे दीजिए, लेकिन इस तरीके की बातें मत करिए कि दुनिया में हिंदुस्तान की जग हसाई हो। ठीक है।